दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इस वीडियो में हम भौतिक राशियां, उनके मात्रक, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां, यांत्रिकी, चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण, न्यूटन के गति संबंधी नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तथा स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सके उनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। एक तो मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कौन सी हैं? दोस्तों मूल राशियां स्वतंत्र राशि होती हैं जिनमें द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि हैं, और व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जैसे बल, संवेग और त्वरण आदि। तो याद रखिए, भौतिक राशियां जिनको मापा जा सके दो प्रकार की होती हैं। एक तो मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां स्वतंत्र राशि होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि, और व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। इनमें बल, संवेग और त्वरण आदि होते हैं। दोस्तों मूल राशियां अपने लिए मूल राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक होते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और मानक मात्रक क्या हैं? दोस्तों मानक मात्रक भौतिक मान के निश्चित मात्रक होते हैं। आइए देखते हैं मात्रक यानी यूनिट्स के बारे में। तो जानते हैं मात्रक किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड स्वरूप लिया गया उसी राशि का एक निश्चित परिमाण, उसे दोस्तों मात्रक कहा जाता है। तो याद रखिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक स्वरूप लिया गया उसी राशि का एक निश्चित परिमाण मात्रक या इकाई कहलाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां हैं उनमें मुख्य रूप से देखिए सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और लास्ट में एसआई पद्धति है। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए जो मुख्य पद्धतियां हैं उनमें सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति है। ये पद्धतियां क्या हैं, इनका विस्तार क्या है, उसको हम आइए देखते हैं। सबसे पहले सीजीएस पद्धति के बारे में जानते हैं। दोस्तों सीजीएस पद्धति, इसको फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो याद रखिए सीजीएस पद्धति, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। देखिए सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो दोस्तों इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इसको फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है, और इसी आधार पर इसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति है देखिए एमकेएस पद्धति। तो दोस्तों एमकेएस पद्धति जो है, इसको देखिए एमकेएस पद्धति, इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति क्या है? तो देखिए दोस्तों एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो देखिए इसमें जो एफपीएस पद्धति है ये ब्रिटिश पद्धति है। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मात्रा माना जाता है, मापा जाता है, और लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड, ये एफपीएस पद्धति में लिया जाता है। और लास्ट में आइए देखते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है दोस्तों, ये एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। एमकेएस आप जानते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन 1960 में आयोजित हुआ था। इसी में एमकेएस पद्धति को स्वीकृत किया गया था, और वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति एसआई पद्धति है। इसमें कुल 7 मात्रक लिए जाते हैं, याद रखिएगा इसमें कुल 7 मात्रक लिए गए हैं।
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। तो दोस्तों देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ के परिमाण या मात्रा का मात्रक मोल है। तो ये यसाई पद्धति के अनुसार जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति है, इसमें 7 मात्रक लिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों यांत्रिकी से संबंधित, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों, यांत्रिकी किसे कहते हैं इसको जानना जरूरी है। तो जान लेते हैं यांत्रिकी या मैकेनिक्स क्या है। दोस्तों, पिंडों पर बल लगाने पर या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन के लिए जो भौतिक विज्ञान की शाखा है उसको यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आइए जानते हैं भार किसे कहते हैं। दोस्तों, भार क्या है? तो भार की परिभाषा ये है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है और भार दोस्तों एक सदिश राशि है जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। सदिश और अदिश राशियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, भार जो है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है और भार एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा होती है। लेकिन वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है और इसी के आगे द्रव्यमान को जानना जरूरी है। दोस्तों, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण यानी क्वांटिटी की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम है और द्रव्यमान एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है और द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर होता है यानी स्थिर होता है। इसमें भार की तरह बदलाव नहीं होता है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में। देखिए दूरी किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूरी को जानना। दूरी जो है डिस्टेंस, चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी में केवल परिमाण यानी क्वांटिटी होती है और दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रारंभिक यानी इनिशियल और अंतिम यानी फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको विस्थापन कहा जाता है। और परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा यानी डायरेक्शन भी होता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि दूरी चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य सबसे छोटी दूरी होती है। दूरी में केवल मात्रा होती है यानी परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इस आधार पर अगर जो देखा जाए तो दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला है दोस्तों चाल और वेग। देखिए चाल या स्पीड किसे कहते हैं? तो चाल की परिभाषा है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का जो सूत्र या फार्मूला होता है दोस्तों, चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय होता है। चाल एक अदिश राशि है और चाल का यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड यानी प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग या वेलोसिटी क्या है? दोस्तों, प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का फार्मूला है विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि है और इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए देखते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण त्वरण के बारे में। त्वरण क्या है? दोस्तों, समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आता है उसको त्वरण कहते हैं, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। दोस्तों, त्वरण को आप अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में समय का भाग देकर आप त्वरण की गणना कर सकते हैं। तो त्वरण
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये त्वरण की परिभाषा है और इसको स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। आगे अब आइए देख लेते हैं दोस्तों न्यूटन के गति संबंधी नियम। दोस्तों वस्तुओं अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन द्वारा कुल 3 नियम दिए गए हैं जिनको न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं। आइए इन तीनों नियमों के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन के जो गति विषयक नियम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। न्यूटन का गति विषयक जो पहला नियम है वो क्या है? दोस्तों न्यूटन का गति विषयक पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में या कोई गतिमान वस्तु तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम आप जान लीजिए, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था स्थिति में अथवा गतिमान वस्तु तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं और ये नियम जड़त्व से संबंधित है, यानी किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है वो अपनी स्थिति में बनी रहती है। यदि वह स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गतिमान है तो सरल सीधी रेखा में चलती रहेगी। ये न्यूटन की गति संबंधी प्रथम नियम था। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम ये है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल कैपिटल F हो, द्रव्यमान m हो और उत्पन्न त्वरण a हो तो इसको F यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। और दोस्तों न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के आधार पर जो बल है, बल का SI मात्रक न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है दोस्तों? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम ये है कि जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है लगता है। और ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का जो है परिभाषा था। इसको अन्य नाम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों मोमेंटम या संवेग किसे कहते हैं। दोस्तों संवेग की परिभाषा ये है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल मोमेंटम या संवेग कहलाता है। संवेग को अगर P से प्रदर्शित किया जाए तो P इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग यानी P इज इक्वल टू m इंटू वी और इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। वेग एक सदिश राशि होती है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो ये है दोस्तों अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रेन में चलने पर उसमें बैठे हुए यात्रियों के पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है? तो ये जड़त्व है क्योंकि कोई वस्तु जिस स्थिति में रहती है वो उसी अवस्था में बनी रहती है। और तो जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं और ये जो है जड़त्व के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 हो तो उनके वेगों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये 2 और 3 के अनुपात में हो जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। v यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर जो गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 और 9 है तो उनके वेगों का अनुपात 4 9 का वर्गमूल यानी 2 संबंधित 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा किस पर? तो ये बाहरी पहियों पर पलट जाएगा।
अब आगे आइए देखते हैं कार्य यानी वर्क के बारे में कि कार्य किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, कार्य जो है इसकी परिभाषा ये है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया को कार्य कहते हैं। यानी यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में जब परिवर्तन करते हैं तभी उसे हम कार्य कहेंगे। कार्य का फार्मूला कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू बल यानी फोर्स इन एंड उसका विस्थापन यानी S। तो ये देखिए W इज इक्वल टू F इंटू एस, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और कार्य एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। कार्य का यसाई मात्रक जूल होता है और 1 जूल 1 न्यूटन 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए, ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका यसाई मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा एक देखिए मैकेनिकल एनर्जी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती हैं। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होता है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसका फार्मूला है। और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh होता है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा mgh इसका फार्मूला है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m जो है दोस्तों द्रव्यमान और v वेलासिटी होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों शक्ति या सामर्थ्य के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं शक्ति की परिभाषा क्या है। देखिए दोस्तों, कार्य करने की दर को सामर्थ्य या पावर कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य यानी पावर इज इक्वल टू कार्य बटे समय। तो इकाई समय में जो कार्य किसी इकाई समय में किया जाए इसके अनुपात को सामर्थ्य या पावर कहते हैं। शक्ति दोस्तों, शक्ति या सामर्थ्य एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है और इसका यसाई मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। दोस्तों सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब या अर्ग प्रति सेकंड होता है। और इसके अन्य मात्रकों में जो है दोस्तों देखिए पावर का एक अन्य मात्रक होता है हार्स पावर यानी अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति दोस्तों 746 वाट के बराबर होती है, ये आप याद रखिएगा। 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आइए कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले कलर के बारे में हम जानेंगे। देखिए कलर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर जो हैं ये एक तो प्राथमिक कलर होते हैं जिनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं उनको प्राइमरी कलर कहा जाता है, जैसे लाल, हरा और नीला रंग। लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी या प्राथमिक रंग होते हैं, ये किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पीला, हरा और लाल के मिश्रण से, लाल और नीला के मिश्रण से ये देखिए मैजेंटा। और दोस्तों यहाँ पर एक वर्ण त्रिभुज दिखाया गया है। वर्ण त्रिभुज के द्वारा आप जान सकते हैं कि किस तरह से जो है अन्य द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग जो हैं वो मैजेंटा, सियान और पीला रंग, ये दोस्तों देखिए द्वितीयक कलर या सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं और ये किसी अन्य रंग के मिश्रण से बनते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण, 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की। एक तो ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और तीसरा है गैस। तो ठोस में प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी का गुण होता है, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व और प्लवन का गुण होता है और गैसों में वायुमंडलीय दाब का गुण होता है। तो सबसे पहले ठोस के गुण में प्रत्यास्थता के बारे में हम जानते हैं। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी किसे कहते हैं।
देखिए दोस्तों, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार और आकृति पाने का प्रयास करता है या अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसको प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता जो है दो प्रकार की होती है, एक तो पूर्ण प्रत्यास्था और दूसरा जो है पूर्ण प्लास्टिक। देखिए, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं जो होती हैं उसमें रबर, रबर बैंड, स्प्रिंग और क्वार्ट्ज जो होता है, और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुओं में मोम और लोहा है। श्यानता दोस्तों ये द्रवों का गुण है, तो देख लेते हैं द्रवों में जो श्यानता होती है, श्यानता के बारे में जानते हैं। दोस्तों, द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे श्यानता कहते हैं। ठोस में श्यानता नहीं होती है और गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण एक है दोस्तों दाब यानी प्रेशर। तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहा जाता है। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एक है दोस्तों, हम छोटे कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज जो है ये यूनान के एक विचारक थे। किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाले आभासी कमी को उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आइए द्रवों के एक महत्वपूर्ण गुण पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा क्या है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की। तो देखिए, द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है और CGS मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर, जबकि एक डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। दोस्तों, यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी, जैसे वर्षा की बूंद और साबुन का बुलबुला। ये पृष्ठ तनाव के कारण ही दोस्तों, देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ही इनकी आकृति गोल होती है। और द्रव की वो प्रकृति जिसके कारण इसका पृष्ठ स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रकृति रखता है, प्रवृत्ति, उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो उत्प्लावन एक बल है, किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर एक आभासी बल लगता है, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं, और इसको उत्क्षेप या फोर्स भी कहा जाता है उत्प्लावन बल को। परीक्षाओं की दृष्टि से लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब कितना होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू HdG, जहां P कैपिटल P दाब होता है, H गहराई है, D जो है द्रव का घनत्व है, डेंसिटी है, और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब होता है HdG यानी गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एक प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसको ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। GS दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपने देखा सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।